छात्रों नमस्कार। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पिछले सत्र में हमने गुरुत्वाकर्षण नामक अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ किया था और गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा क्या है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, इसमें जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी आता है और उसका मात्रक और उसका मान कितना होता है, इन सब बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को भी हल किया था। आज हम पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल की चर्चा करते हुए मुक्त पतन, गुरुत्व त्वरण और अन्य संबोधों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। इस नियम का जो गणितीय स्टेटमेंट था कि F इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल M और स्मॉल m उन दो पिंडों के द्रव्यमान हैं जिनके बीच में हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर रहे होते हैं, और जो d है ये डिस्टेंस है यानी उनके बीच की दूरी है। इस जो सूत्र है, इस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी हमने हल किया था और हमने ये भी देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो दैनिक जीवन में या हमारे आसपास की घटनाएं हैं उनमें कहां कहां और क्या क्या महत्व है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की। देखिए, न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है ये ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए सत्य है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, ब्रह्मांड के सभी पिंडों के मध्य लगने वाला बल होता है। यानी कोई भी दो पिंड होंगे जिनमें द्रव्यमान है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, जिसकी गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इस गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी भी क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा पिंड है, तो पृथ्वी भी क्या करती है, अन्य पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी। और पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उस बल को हम गुरुत्वीय बल या गुरुत्व भी कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गुरुत्व है या गुरुत्व बल जो है इसको गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। यहां पर यह स्पष्ट है कि है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल ही, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है यानी पृथ्वी किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उस पिंड पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व या गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं। तो ये गुरुत्व की अवधारणा थी को हम समझ सकते हैं और इसी के आधार पर हमने जब पहले चर्चा की थी लिखा था कि हम जो खड़े रहते हैं पृथ्वी पर, हमें जो पृथ्वी के साथ बांधे रखने वाला बल है वो यही बल है, यानी पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम गुरुत्व बल या गुरुत्व कह रहे हैं। अंग्रेजी में इसे हम ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। अब इससे एक बात तो साबित होगी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर एक प्रकार का बल लगाती है। तो क्या होगा अगर हम हवा में यानी पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर किसी वस्तु को छोड़ दें? कैसा प्रश्न है। तो मैं कहता हूं कि आप विचार कीजिए
कि यदि आप एक पत्थर उछालते हैं तो क्या होता है। अगर हम किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की ओर उछालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे द्वारा इसे कुछ वेग से उछाला जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे ऊपर तो जाता है, ऊपर जाने के बाद एक निश्चित दूरी पर जाकर ये रुक जाता है और फिर उसके बाद पुनः ये नीचे की ओर लौट आता है। या दूसरा उदाहरण मैं दूं कि अगर हम ऊंचाई से किसी पत्थर को छोड़ दें, यहां पे हम फेंक नहीं रहे हैं, उसको क्या करते हैं, छोड़ दें, यानी हमने पत्थर को कोई भी वेग नहीं दिया है, केवल उसको क्या कर दिया है, मुक्त रूप से छोड़ दिया। तो क्या होता है, पत्थर कहां जाता है, वो पत्थर भी पृथ्वी की ओर ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी उस पत्थर पर दोनों अवस्थाओं में अपनी ओर एक आकर्षण बल लगा रही है। यही कारण है कि जब पत्थर ऊपर जा रहा होता है हमारे द्वारा फेंके जाने के कारण, तो उस बल के कारण, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उसका वेग धीरे धीरे कम होने लगता है और एक ऊंचाई पर जाकर वो वेग खुद ब खुद शून्य हो जाता है। और उसके बाद उसी आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के कारण, वो पत्थर नीचे की ओर लौट आता है। यहां पे हम पत्थर की गति को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मान लिया हमने पत्थर फेंका ऊपर की ओर, अब तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है पृथ्वी का, वो लगता है नीचे की तरफ। ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या कर रही है, बल लगा रही है अपनी ओर, और पत्थर की गति की दिशा है अगर ऊपर की ओर, तो क्या होगा, क्योंकि बल क्या है, गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो पिछले अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर वेग क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जब कम होने लगेगा तो एक स्थिति, एक इस निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद ये वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी ओर एक आकर्षण बल लगा रही है, जो कि पत्थर को बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं जाने देता है। और फिर पुनः क्या करता है, जब वेग यहां पे शून्य जाता है तो पत्थर फिर नीचे की ओर लौटने लगता है, और नीचे लौटते समय इसके वेग में वृद्धि होती रहती है। इसी तरह से अगर हम एक पत्थर को मुक्त रूप से छोड़ दें तो पृथ्वी की ओर क्या होगा, ये खुद ब खुद लौट आएगा। लौट आएगा का मतलब पृथ्वी क्या करेगी, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो वही जो गुरुत्व बल है पृथ्वी के द्वारा लगाया गया, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कहें, गुरुत्वाकर्षण बल, मैं एफ ई से जिसको प्रदर्शित कर रहा था उसको हम एफ जी से प्रदर्शित करें तो ज्यादा उचित रहेगा। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस बल के प्रभाव से सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली आती हैं, यानी प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी द्वारा एक आकर्षण बल लगाया जाता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया तो उसका क्या होता है। तो मान लिया कोई भी वस्तु है, मैं इस पिंड को ले लूं, ये ए है, और हम इसे छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो सारी वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, वो हमेशा क्या होता है, पृथ्वी की तरफ गिरती है। अब ये क्यों गिरती है, इसका उत्तर हमें इन चित्रों से मिल रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार की स्थिति में पृथ्वी एक बल लगा रही है अपनी ओर उस वस्तु पर, और इस बल के प्रभाव से ही वस्तु क्या है, पृथ्वी की ओर चली आ रही है। तो अगर वस्तु का पतन, पतन माने गिरना, इस प्रकार का हो रहा है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिर रही है, उस पर किसी और प्रकार का कोई अन्य बल नहीं लग रहा है, तो ऐसे पतन को हम बोलते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या है कि किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से या गुरुत्व बल के प्रभाव से और यहां पे हम कहें अगर कि केवल गुरुत्व बल के प्रभाव से तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अन्य किसी प्रकार का बल वहां पे नहीं लगना चाहिए। गुरुत्व बल के प्रभाव से पृथ्वी की ओर गिरना,
मुक्त पतन की परिभाषा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत पृथ्वी की ओर गिर रही है या आ रही है, तो इस प्रकार की जो गति है वस्तु की, वो क्या कहलाएगी? मुक्त पतन कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मुक्त पतन को हम समझ चुके होंगे कि मुक्त पतन क्या है। अब हम बात करते हैं कि कोई वस्तु है और वो मुक्त रूप से गिर रही है, तो उसके साथ क्या होगा या उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की तरफ मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है। तो यहां पर क्या होगा? पृथ्वी की तरफ जो बल लग रहा होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें लग रहा होगा, और ये वस्तु स्वतंत्र रूप से केवल इसी बल के अंतर्गत गिर रही है, यानी ये कौन सी अवस्था है? मुक्त पतन की अवस्था है। इस अवस्था में हम समझ सकते हैं कि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, गति की दिशा स्पष्ट है। दूसरी बात कि वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया था, यानी हमने उसको कोई भी वेग, प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या लिया हमने? 0। अब इसके बाद क्या उसका वेग गति के दौरान 0 ही रहेगा या उसके वेग पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस स्थिति पर हमने विचार करना है। तो देखिए, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी पृथ्वी की ओर आ रही है, और उस पर एक बल लग रहा है। जो बल क्या है? गुरुत्व बल है। और पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जो बल किसी गतिमान वस्तु पर लगता है तो उसके कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। अब हम देख रहे हैं गति की दिशा और बल की दिशा। गति की दिशा और बल की दिशा जो है वो एक ही दिशा में है, यानी वस्तु गिर भी नीचे की तरफ रही है और बल भी उसी दिशा में लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब बल की दिशा और गति की दिशा समान होती है तो ऐसी स्थिति में बल के प्रभाव से क्या होगा? वेग में वृद्धि होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुक्त पतन में अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी वस्तु का मुक्त पतन हो रहा है, तो वेग में क्या होगी? उसके वस्तु के वेग में वृद्धि होगी। यानी अगर हम उसे 0 वेग से भी छोड़ रहे हैं तो उसके बावजूद भी पृथ्वी तक आते आते उसका वेग बढ़ने लगेगा और पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उसका वेग बढ़ चुका होगा। गति के दौरान या मुक्त पतन के दौरान वस्तु के वेग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब हम जानते हैं कि वेग में होने वाली जो वृद्धि होती है उसकी दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो निश्चित है कि यहां पर भी क्या होगा? एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा। तो उस त्वरण को हम बोलते हैं क्या? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की जो उत्पत्ति है ये किसके कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर या वेग में एकांक समय में होने वाली वृद्धि। तो गुरुत्व त्वरण क्या हुआ? गुरुत्व त्वरण की परिभाषा हम क्या बना सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में
एकांक समय में होने वाली जो वृद्धि है वो क्या कहलाती है, उस स्थान पर गुरुत्व त्वरण कहलाती है। अब ये क्या है, गुरुत्व त्वरण कोई नई राशि नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह का त्वरण है या उसी प्रकार के इसका मात्रक भी होगा, उसी प्रकार की राशि है जैसा हमने गति के अध्याय में त्वरण को पढ़ा था। तो यहाँ पे केवल क्या है, चूंकि ये गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न हो रहा है इसलिए हमने इसको नाम दिया गुरुत्व त्वरण। अब वहां पे हमने त्वरण को ए से प्रदर्शित किया था, लेकिन यहां पर हम गुरुत्व त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रेविटी से जुड़ा होने के कारण हम इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्व त्वरण का जो प्रतीक है वो क्या होगा, गुरुत्व त्वरण का प्रतीक स्मॉल जी होता है। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए हम कुछ यूनिट्स का या मात्रकों का प्रयोग करते हैं, तो मात्रक क्या होगा गुरुत्व त्वरण का। तो देखिए त्वरण और गुरुत्व त्वरण एक ही प्रकार की राशि हैं, केवल हमने इसको विशेष नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न हो रहा है और पृथ्वी की ओर इसकी दिशा है। तो चूंकि ये त्वरण के जैसी राशि है या त्वरण ही एक प्रकार का, इसलिए इसका मात्रक भी वही होगा जो त्वरण का मात्रक है। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे हम m अपॉन एस स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये था गुरुत्व त्वरण की अवधारणा, गुरुत्व त्वरण का मात्रक और गुरुत्व त्वरण का प्रतीक। अब देखिए गुरुत्व त्वरण को हमने प्रदर्शित किया किससे, स्मॉल जी से, और पिछले सत्र में ही हमने एक जी का प्रयोग और किया था जो था कैपिटल जी। ये दोनों अलग अलग राशियों को प्रदर्शित करते हैं। ये जी क्या है, ये है गुरुत्व त्वरण। और ये जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इनके बीच में हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग राशियों को प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्रकार का नियतांक है कैपिटल जी, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक भी अलग है। और ये है एक प्रकार का त्वरण स्मॉल जी, जिसको हम कहते हैं क्या, गुरुत्व त्वरण। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, इनमें क्या संबंध है, हम इसको समझ सकते हैं या इसका गणना भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे जी और जी में संबंध निकालने की। तो देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार का जो अगर कोई वस्तु है, मान लिया वो वस्तु कहाँ गिर रही है, पृथ्वी की ओर गिर रही है, और वस्तु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। ये हो गया उसका द्रव्यमान, और उसका गुरुत्व त्वरण क्या है, g है। तो हम जानते हैं, हमने गति का दूसरा नियम पढ़ा था। दूसरा नियम क्या कहता है कि पृथ्वी द्वारा उस पर जो जिस बल के कारण वो गिर रही है, वो जो बल होगा F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है।
यानी दूसरे नियम में हमने पढ़ा था ये बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी mg। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है या m ही है, हम मान लें उसको, तो फिर वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m जो हम ले रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, ये कहता है कि वो बल कितना होना चाहिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, Gm अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे d क्या है, वस्तु की दूरी है। अब देखिए ये दोनों एक ही प्रकार के बल हैं, यानी यही बल गुरुत्व त्वरण उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बल बराबर होंगे, तो हम इनको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से इन दोनों की तुलना कर देंगे तो mg बराबर क्या आएगा, Gmm अपॉन डी स्क्वायर। यहां m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन डी स्क्वायर। यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि यदि पृथ्वी से कोई d दूरी पर कोई वस्तु है, तो उस पर लगने वाला जो गुरुत्व त्वरण होगा वो क्या होगा, Gm अपॉन डी स्क्वायर होगा। तो ये एक प्रकार का संबंध है किसमें, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। इसे हम और विस्तार से पढ़ेंगे, इस पर होगा आगे अध्ययन जारी रखेंगे अगले सत्र में। और अभी हमने जो आज किया है उसका हम रिवीजन करेंगे, उस पर अभ्यास आप करेंगे। तो अगले सत्र में मिलते हैं इससे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।